हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्शन। और आज की वीडियो का टॉपिक है सेकंड अकाउंटिंग रेशो विच इज़ नोन एज सॉल्वेंसी रेशो, जिसको लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो भी कहते हैं। पहली वीडियो में हमने लिक्विडिटी रेशो करी थी, जो कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है वो है सॉल्वेंसी रेशो। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्यों कंपनी को ये रेशो निकालने की ज़रूरत है, आखिरकार चाहता कौन है ये रेशो को देखना। तो इसके लिए जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, कौन कौन से, लॉन्ग टर्म लैंडर्स जिन्होंने फर्म को लोन दिया है, डेट दिया है, डिबेंचर होल्डर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये चाहते हैं कि फर्म के पास इतनी एबिलिटी है कि फर्म प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी टाइमली पे कर पाए। तो अब ये वाली रेशो हेल्प करती है इन एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि फर्म के पास इतनी एबिलिटी है या नहीं है। फर्स्ट रेशो आती है डेट इक्विटी रेशो। अब जैसे नाम लिखा हुआ है वैसे ही हमको इसका फॉर्मूला भी वैसे ही बन जाएगा। कैसे? डेट इक्विटी रेशो, यानी कि डेट अपॉन इक्विटी। डेट का यहाँ मतलब है लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म डेट। क्यों? क्योंकि ये हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जब भी डेट आएगा तो आप उसको लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डेट ही कंसिडर करोगे। इक्विटी का क्या मतलब है? इक्विटी है शेयर होल्डर्स फंड्स, और जो नेट वर्थ है फर्म की वो बताती है इक्विटी। तो कोई भी नेम किसी भी तरीके से क्वेश्चन में दिया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म लोन्स में कौन कौन से आते हैं? डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन लिया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसके साथ साथ शेयर होल्डर्स फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगी। इक्विटी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ हम इक्विटी शेयर कैपिटल को लेंगे, ये पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स के नेटवर्थ को बता रहा है। तो इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल भी यहाँ पर लिया जाएगा। शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये तो था लॉन्ग टर्म लोन और शेयर होल्डर फंड्स। लेकिन क्वेश्चन में कई कुछ ऐसे टर्म्स दिए होंगे जिसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें माइनस करना है, डिडक्ट करना है, एक्सक्लूड करना है। कैसे? जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो ये हमको एक्सक्लूड करना है शेयर होल्डर्स फंड में से। अब इस डेट इक्विटी रेशो की आइडियल रेशो, जिसको स्टैंडर्ड रेशो भी कहते हैं, वो है 2:1। अगर फर्म की आइडियल रेशो 2:1 आ रही है, डेट इक्विटी रेशो, तब ये माना जाता है कि कंपनी सही प्रॉफिटेबल पोजीशन पे है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, डेट अपॉन इक्विटी, कंपनी के पास डेट 2 टाइम्स होना चाहिए उसके इक्विटी से। अगर 2 टाइम्स से ज़्यादा कंपनी ने डेट को इशू करा, डिबेंचर्स इशू करे, तो कंपनी क्या जा सकती है? कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है। इसीलिए ये वाला स्टैंडर्ड कंपनी को बना के रखना पड़ेगा कि वो डिबेंचर्स 2 टाइम्स ही ज़्यादा इशू कर सकती है अपने इक्विटी से। अब अगर ये ज़्यादा हो जाता है तब क्या? जैसे मैंने आपको बताया, अगर डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स कंपनी ज़्यादा इशू करती है तो वो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की रिस्की मानी जाएगी। किसके लिए? लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए। अब लॉन्ग टर्म लैंडर्स को तो यही लगेगा कि क्या है, फर्म के पास इतनी एबिलिटी अब रहेगी नहीं कि वो टाइमली इंटरेस्ट पे कर सके या प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सके, तो उनके लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। वहीं पर अगर इससे कम रहती है ये रेशो, तब वो एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन रहेगी फर्म की, क्योंकि फर्म क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर कम डिपेंड कर रही है, अपने जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, जो अपने इक्विटी है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है कंपनी का और उसी के साथ वो चल रही है। तो इसीलिए डेट इक्विटी रेशो की स्टैंडर्ड रेशो 2:1 है। अगर इससे कम है और इतनी है तब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल साउंड है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, कंपनी की रिस्की रहेगी। नेक्स्ट रेशो आती है डेट टू टोटल फंड्स रेशो।
अगेन जैसा लिखा है, जैसा कि हमारे पास रेशियो है वैसे ही हमको फ्रेम कर देना है फॉर्मूला। कैसे? डेट, पहले ऊपर डेट आ जाएगा, टू टोटल फंड। अब यहाँ पर टोटल फंड आ गया। टोटल फंड का मतलब क्या? इक्विटी तो हम ले रहे थे, अब इक्विटी के साथ अगर डेट को भी मिला दिया जाए तो वो टोटल फंड हो जाएगा जहाँ से कंपनी अपने फाइनेंस को रेज कर रही है। ठीक है, डेट है, अगेन वो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म फंड हो जाएंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म लोन ही लेना है वहाँ पर। और इक्विटी प्लस डेट, जिसमें शेयर होल्डर फंड के साथ साथ लॉन्ग टर्म फंड्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। अब लॉन्ग टर्म फंड्स क्या हैं? अभी हमने पिछले ही रेशियो में करा था। लॉन्ग टर्म फंड्स में वो सारे लोन, डेट, डिबेंचर्स आ जाएंगे जो कंपनी ने 1 ईयर से ज़्यादा के लिए लिए हैं। और इक्विटी में अब इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और साथ में डिबेंचर्स, लोन, सब कुछ आ जाएगा, तो वो टोटल फंड हो जाएगा। अब इसकी आइडियल रेशियो क्या है? 0.67:1। इसका मतलब है 67%। अब 67% का मतलब क्या हुआ? पहले क्या है? 0.67, इसका मतलब ऊपर डेट 0.67 होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? टोटल फंड के कंपैरिजन में, विच इज़ 1। यानी कि जो जितना भी फर्म के पास टोटल फंड है उसमें से 67% ही जो फर्म है अगर अपना डिबेंचर्स और लोन को, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन को से पैसे इकट्ठा कर रही है, तो वो सही फाइनेंशियल पोजीशन में है। अगर ये रेशियो बढ़ जाती है तो अगेन ये रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ज़्यादा डिपेंड कर रही है लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर, बाहर से ज़्यादा बोरो कर रही है, तो वो सही पोजीशन नहीं है। एक पूरे जितना भी फर्म के पास टोटल फंड है उसमें से सिर्फ कंपनी को 67% ही अपना बोरो करना चाहिए लॉन्ग टर्म लोन से। ठीक है, अगर इतना है 67% या फिर उससे कम है, तब वो कंपनी सही फाइनेंशियल पोजीशन में है। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? कंपनी के ऑनर्स, और कंपनी के ऑनर्स किन्हें कहा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए प्रोप्राइटरी रेशियो में सबसे ऊपर आएगा इक्विटी, और यहाँ पर इक्विटी को हम कंपेयर करने वाले हैं टोटल एसेट के साथ। इक्विटी का मतलब है प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड। जब भी इक्विटी आता है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीट लेना है, इक्विटी, शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को। ठीक है, और टोटल एसेट तो पता ही है, इसमें फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट दोनों आ जाएंगे, जिसको नॉन करंट एसेट और करंट एसेट भी कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर टोटल एसेट ना देके टोटल लायबिलिटीज गिवन है तो भी आपको पता है कि टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट के इक्वल ही होती है, तो वो टोटल लायबिलिटी वाला ही अमाउंट आप यहाँ पर ले लोगे। अब यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड रेशियो तो नहीं बताई प्रोप्राइटरी की, लेकिन ये माना गया है कि अगर रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही है। अब क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर इक्विटी ऊपर है। ध्यान देना कि हर रेशियो का बढ़ना रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होता। यहाँ पर रेशियो बढ़ रही है तो आप ऊपर चेक करोगे कि ये इक्विटी गिवन है, और इक्विटी ज़्यादा होना, कंपनी शेयर होल्डर्स फंड ज़्यादा होना कंपनी के लिए सही सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि कंपनी के पास इतने ज़्यादा इक्विटी है कि कंपनी उसकी सारी पेमेंट अपने टोटल एसेट्स की वहीं से कर पा रही है, उनको बाहर से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वहीं पर अगर ये रेशियो कम आती है तो वो लॉन्ग टर्म लैंडर्स के लिए अगेन डेंजर सिग्नल होता है, क्योंकि वो क्या रहेगा कि उनको लगेगा कि जो कंपनी इक्विटी कम होने के कारण कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि कंपनी उनको इंटरेस्ट टाइमली पे कर पाए। और साथ के साथ दूसरी बात, ये कंपनी के पास अगर इक्विटी कम होगी तो कंपनी टोटल एसेट के लिए बाहर से लोन लेगी, अगेन बाहर से लोन लेगी तो फिर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही होगा, तो अगेन कंपनी रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। नेक्स्ट रेशियो आती है फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो। अब इसका फॉर्मूला कैसे फ्रेम होगा? ऊपर फिक्स्ड एसेट है, पहले फिक्स्ड एसेट था तो ऊपर फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, टू प्रोप्राइटर फंड तो अगेन प्रोप्राइटर फंड, जिसको शेयर होल्डर्स फंड और नेटवर्थ भी कहते हैं। अब इसमें क्या इंक्लूड होगा वो अब आपको अच्छे से समझ आ गया है।
फिक्स्ड एसेट में सिर्फ अब यहाँ पर हम नॉन करंट एसेट को कंसिडर कर रहे हैं। इसकी आइडल रेशियो 100% मानी जाती है। अब 100% का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जितने फिक्स्ड एसेट हैं उतने ही कंपनी के पास फंड हो, या जितने कंपनी के पास फंड है वो उतना ही फिक्स्ड एसेट परचेज कर पा रही है। 100% है यहाँ पे, 1:1 की रेशियो यहाँ पर आइडियल रेशियो है। लेकिन अगर यहाँ बढ़ जाती है, अब बढ़ने का मतलब है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं। अब सोचो आप, कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं लेकिन कंपनी के पास तो इतना फंड है ही नहीं। अब फिक्स्ड एसेट ज़्यादा फंड कम, यानी कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बाहर से लोन लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। फिर से प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट की। जो लॉन्ग टर्म लैंडर्स हैं फिर से वो उनको तो इंटरेस्ट चाहिए। कंपनी चाहे प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे, कंपनी लॉन्ग टर्म लैंडर्स को तो अपना इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आइडियल रेशियो कम हो जाती है। कम होना कंपनी के लिए अच्छा है। क्यों? अगर फर्म के पास तो फंड काफ़ी है लेकिन फिक्स्ड एसेट कम परचेज करे हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत थी उतना परचेज करा, लेकिन हमारे पास फंड तो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये सही रेशो है। लेकिन ये माना जाता है कि कुछ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनके लिए ये रेशो 65% मानी गई है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि 100% एक पूरा प्रोप्राइटर फंड में से 65% ही कंपनी उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 65% फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने चाहिए। ये माना जाता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। नेक्स्ट रेशो आती है जो इम्पॉर्टेंट रेशो है, कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो को इम्पॉर्टेंट समझना है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला कैसे फ्रेम होता है, ऊपर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे अकेला इक्विटी नहीं लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, यानी कि यहाँ पर हम सिर्फ इक्विटी शेयर को कंसिडर कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर को नहीं। दूसरा, इसमें रिजर्व भी आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी आ जाएगा। और इसको डिवाइड करना है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से। अब फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल क्या है? वो कैपिटल जिसके ऊपर कंपनी को फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी होगी। अब कौन कौन से फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी होती है? क्या कंपनी कहाँ से फाइनेंस रेज करती है? या तो इक्विटी से, या तो प्रेफरेंस शेयर से, या तो डिबेंचर से। इक्विटी पे तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं देनी कंपनी को, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पर देनी है। क्या देना होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स्ड रेट पर। तो ये सब क्या होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन सब आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि ये रेशो, अगेन इस रेशो का कोई आइडियल रेशो नहीं है, लेकिन इस रेशो का बढ़ना, इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कम है। इक्विटी शेयर ज़्यादा है तो इसे कहा जाएगा लो कैपिटल गियरिंग। अब लो कैपिटल गियरिंग यानी कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों बेनिफिशियल नहीं है? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा है तो वो बेनिफिशियल होता है। आप सोचो कि अगर फर्म को फाइनेंस रेज करना है और फर्म ने क्या करा, इक्विटी शेयर्स ही इशू करते गए। इक्विटी शेयर्स इशू करने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे और जो फर्म का कंट्रोल है, जो ऑनरशिप है, वो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, इसीलिए इसको लो कैपिटल गियरिंग कहा जाता है। यानी कि रेशियो का बढ़ना, इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कम होना सही पोजीशन नहीं है फर्म के लिए। फर्म को टोटली इक्विटी शेयर्स पर ही डिपेंड नहीं होना। दूसरी तरफ अगर ये कम हो जाती है, अब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग ज़्यादा है, कंपनी फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो कैपिटल है वहाँ से फर्म फाइनेंस रेज करने लगी है, तो ये हाई कैपिटल गियरिंग है जो बेनिफिशियल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। पर अब ध्यान दो कि बहुत ज़्यादा बढ़ना भी कंपनी के लिए ये सही नहीं होगा। तो एक स्टेबल वाली पोजीशन रखनी है कि कितना इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो इन दोनों का क्या रखना है? स्टेबिलिटी रखनी है। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर वाली वीडियो में कंप्लीट आपको समझाया है।
अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पर जाके भी ये वाले टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, जहाँ पर ये वाला रेशो भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जो लास्ट रेशो आती है इस रेशो में, सॉल्वेंसी रेशो में, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका दूसरा नाम है डेट सर्विस रेशो। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो है तो इसको इंटरेस्ट चार्जेस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन कंपेयर किसको करना है? कंपनी के नेट प्रॉफिट को। कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेंगे, लेकिन वो लेना है हमको बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। इंटरेस्ट और इनकम टैक्स को पे करने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिया जाएगा और इसको कंपेयर करना है, डिवाइड करना है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के साथ। अब इंटरेस्ट चार्जेस हमें फिक्स्ड रेट पर कहाँ कहाँ देने होते हैं? लोन पर और डिबेंचर्स पर। जो डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं या जो लोन लिया है फर्म ने, उनके ऊपर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना होता है ना। और नेट प्रॉफिट, देखो जब नेट प्रॉफिट होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? इंटरेस्ट देना, है ना। इंटरेस्ट देने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या दिया जाता है? अगर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रेज करा है, तो हमको प्रेफरेंस डिविडेंड भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड दी जाती है। ठीक है। उसके बाद जो आता है EBIT, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, ये हमारे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर फिर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो ये हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको अर्निंग बिफोर टैक्स भी कहते हैं, EBT भी कहते हैं। तो हमने जो नेट प्रॉफिट लेना है वो हमने ये वाला लेना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ना इस पर इंटरेस्ट लगा हो और ना ही टैक्स लगा हो, वो वाला नेट प्रॉफिट हम यहाँ पर लेंगे। तो ये नेट प्रॉफिट को हमने फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस के साथ हमने क्या करा? डिवाइड करा। अब इसकी आइडियल रेशो मानी जाती है 6 से 7 टाइम्स। 6 से 7 टाइम्स अगर ये रेशो दिखाती है तो ये बेटर मानी जाएगी। हाँ, अगर इससे भी ज़्यादा है तब भी वो सिक्योर मानी जाएगी, क्योंकि ज़्यादा होने का मतलब प्रॉफिट फर्म के पास क्या है? ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा होना यानी कि फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वो इंटरेस्ट की पेमेंट करती जाएगी, है ना। लेकिन अगर कम होगा तो यहाँ पर दोनों के लिए, लैंडर्स और कंपनी के लिए अनसेफ पोजीशन होगी। और जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बताती है, जहाँ पे ये पता किया जाता है कि फर्म के पास इतनी एबिलिटी है, इतना नेट प्रॉफिट फर्म अर्न करती रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी अर्निंग में, कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट करती जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्वेंसी, जिसको लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहते हैं। थैंक यू।